कर्नाटक के दंगल में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम गया है। तमाम मुद्दों की अपनी अपनी पार्टियां जीत का चाबी बनाकर तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय तक जमकर चुनाव प्रचार किया। मतदान में 48 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। आइए देखते हैं राज्य के चुनावी समर में कैसा रहा चुनाव प्रचार और राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाकर कर्नाटक की जनता को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान सोमवार शाम को खत्म हो गया। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन पार्टियों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा किया। भाजपा राज्य में सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार, राष्ट्रीय मुद्दों और कार्यक्रमों या केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। वहीं कांग्रेस ने शुरुआत में स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रचार की तपिश बढ़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुनाव प्रचार की लड़ाई को मुद्दों से बेपटरी करने की कोशिश की। कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना और बजरंग दल पर बैन का ऐलान कर प्रचार में लीड लेने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक पलटवार और भगवान आंजनेय को लेकर कर्नाटक के जनता के भावनात्मक रुख से कांग्रेस बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई। इसी का नतीजा रहा कि आखिरकार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भले ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया कैंप के आपसी खींचतान का असर भी पार्टी के चुनाव प्रचार पर साफ देखने को मिला। प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों ही दलों में जमकर जोर आजमाइश भी देखी गई। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने का जोर लगाए हुए है। वह खुद को किंग मेकर के बजाय किंग के रूप में उभारने में जुटा है। तमाम राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार फीका ही रहा। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। पार्टी का चुनाव प्रचार उनके स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया। हालांकि आखिरी दिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। बहरहाल चुनाव प्रचार का शोर थमते ही अब सबकी नजरें राज्य में 10 मई को होने वाली मतदान पर टिकी हैं, जब राज्य की सभी 224 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके लिए कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 20,866 केंद्र शहरी इलाकों में हैं। इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जानबूझकर संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चुनाव आयोग से सोनिया गांधी और कांग्रेस की शिकायत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और इसलिए भाजपा ने मॉडल कोड के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का हवाला देते हुए आयोग से कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, भारत को कमजोर करने का एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी झूठ की बुनियाद पर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पर इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो कर्नाटक के रण में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन आज शाम को प्रचार खत्म हो गया। 10 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले लगभग एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त तक कौन से बड़े मसले और मुद्दे थे, कौन से बड़े स्टार प्रचारक थे तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, जिन्होंने कर्नाटक के रण के तपिश को बढ़ा दिया। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्नाटक के रण में चुनाव की घोषणा होने के बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ रहा है खास। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक के रण की अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा धुआंधार प्रचार। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा प्रचार किया। उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो 18 से ज्यादा जनसभाएं और 6 रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए किए। ये अपने आप में लगातार जब से प्रधानमंत्री उतरे मैदान में, उसके बाद से एक तरीके से बदला हुआ माहौल कर्नाटक की विसात पर देखने को मिला है। तमाम जानकार इस बात का जिक्र करते रहे। इसी तरीके से जनवरी से मार्च यानी कि चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दौरे किए कर्नाटक में, और अभी का जो प्रचार है वो लगभग 10% विधानसभा सीटों को सीधे तौर से कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने किया। यानी कि 224 में से 10% सीटें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कवर की। लेकिन अगर आसपास की सीट मिला दी जाए तो ये पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है ये बढ़ जाता है प्रधानमंत्री की जनसभाओं और रोड शो की और रैलियों की अगर हम बात करें। इसी तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर किन बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, रोड शो की, रैली की, उसमें सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, ये 3 प्रमुख नाम। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के लिए जिन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक के रण में बीजेपी के लिए बड़ा काम किया। इसी तरीके से प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री केंद्र में मंत्री है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कर्नाटक में जमकर प्रचार किया, लगातार जनता के बीच पहुंचे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी समेत तमाम बड़े आला नेता और क्षेत्रीय नेता भी लगातार बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए हैं। तो ये अपने आप में जहां प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया है बीजेपी की तरफ से। तो इसके अलावा हम अन्य दलों के लिहाज से भी अगर बात करें तो करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि अमित शाह ने भी किस तरीके से लगातार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, इसके अलावा भाजपा का एक बड़ा चेहरा, 18 से ज्यादा उन्होंने रैलियां की हैं, क्योंकि वो तमाम क्षेत्रों को कवर करने के लिहाज से उन्होंने तमाम अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां की हैं। उससे पहले भी उन्होंने कई दौरे किए हैं और रोड शो भी उन्होंने अमित शाह ने किए हैं। लगातार रोड शो के माध्यम से भी जनता से संपर्क स्थापित किया है। और हम अगर रोड शो के लिहाज से बात करें तो 18 से ज्यादा उन्होंने रोड शो भी किया, 18 से ज्यादा रैलियां की हैं। तो अपने आप में हर भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की। तो बीजेपी के बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के लिहाज से तो कांग्रेस की तरफ से भी जो तमाम चेहरे जमीन पर उतरे उनमें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। साथ ही साथ डीके शिव कुमार जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कर्नाटक से ही आते हैं। इन तमाम लोगों ने जमकर कांग्रेस के लिए कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर लगभग 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। तो ये अपने आप में कोशिश, क्योंकि हमने देखा कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी बीते समय में हुए थे गुजरात में, तो वहां पे जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का वो निष्क्रिय नजर आया था। लेकिन कर्नाटक में बहुत ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए गए। ये बताता है किस तरीके से लगातार कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी
गांधी, जो कि आमतौर पर प्रचार से अलग थी इन दिनों अपनी स्थिति को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, लेकिन उन्होंने भी एक रैली की और यह भी अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि जो लोग प्रचार से दूर रखे गए थे कांग्रेस के द्वारा, उनको भी अब चुनाव में उतरना पड़ रहा है, यानी प्रचार में उतरना पड़ रहा है। तो सोनिया गांधी ने भी एक रैली की थी। अगर हम बात जेडीएस की करें तो जेडीएस के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जनता दल और सेकुलर के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित ये पार्टी उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी और स्थानीय नेता लगातार जेडीएस के लिए भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह को लेकर भी कहा जाता है कि जेडीएस का अपना एक प्रभाव एक है, जो बीते प्रदर्शन के आधार पर कहा जाता है। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। हम जेडीएस के लिहाज से बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या अन्य बड़े नेता हो, सबने जब प्रचार किया तो कौन सी बड़ी बातें जनता के बीच रखी, कौन से बड़े मसले और मुद्दे उभर के सामने आए, हम उसका भी जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी बात डबल इंजन सरकार की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब केंद्र की सरकार हो चाहे उनकी बीजेपी की एनडीए की जो सरकार है राज्य की, वो लगातार विकास को डबल इंजन का लेकर जा रही है। मोदी सरनेम को लेकर जो गाली की जो बात आई, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, वो ओबीसी के अपमान के तौर पर भी शुरुआती समय में लगातार कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला। बजरंग दल पर बैन का विरोध करना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा मुखर तौर पर किया गया और ये इस समय सबसे बड़े मसले और मुद्दे के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पीएफआई पर बैन को लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा, क्योंकि उनकी सरकार ने किया, जबकि कांग्रेस उसके हिमायती के रूप में इस प्रकार के संगठन के साथ खड़ी होती थी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर भी लगातार चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया और कहा कि साहब आतंकवाद को पोषित करने वाली जो तंजीमें हैं उनके समर्थक के तौर पर कांग्रेस नजर आती है। कांग्रेसी भ्रष्टाचार पर लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता है वो मुखर नजर आए हैं। इसके साथ साथ आतंकवाद के मसले पर भी कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता कि किस तरीके से कांग्रेस ऐसी कोशिशें करती है। कांग्रेस और जेडीएस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया, क्योंकि ये महज परिवार तक सीमित पार्टियां, इस बात को लेकर लगातार कहा गया। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा अपशब्द कहा था, जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा मसला बना था। इसी तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसके ही अगले दिन एक और बड़ी अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। वो भी अपने आप में कांग्रेस के लिहाज से एक तरीके से सेटबैक था और बीजेपी ने बहुत मुखर होकर इस पर सवाल खड़े किए थे। इसी तरीके से पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि साहब हमें एक लिस्ट दी गई और बताया गया कि 91 से ज्यादा बार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अपशब्द कहे गए हैं, गालियां दी गई। तो ये अपने आप में बताता है कि व्यक्तिगत हमलों से लेकर चाहे विकास की बात हो या फिर कई ऐसे जो भावनात्मक मसले और मुद्दे उनका लगातार कहीं ना कहीं लगातार एक तरीके से जिक्र होता रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या इस बार के चुनाव में जो तमाम मसले मुद्दे निकल के आए हैं किस तरीके से 10 तारीख के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे। हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ रही है। आयशा लगातार कर्नाटक की सियासत को कवर करती रही और पूरा प्रचार भी उन्होंने कवर किया। आयशा, अगर मैं आपके माध्यम से समझना चाहूं तो किस तरीके से आप देखती है कि अब जबकि प्रचार खत्म हो गया है, क्या सबसे बड़ी बातें आपको दिखाई पड़ती हैं जो 10 तारीख को तय करेंगी मतदाता के मन को? 10 तारीख को जब मतदाता वोट करने जाएगा तो बहुत दिलचस्प होगा इस बार का समीकरण मतदाताओं के सामने, क्योंकि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान संभाला, जैसे ही प्रचार को एक नया ट्विस्ट दे दिया, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात जो है वो कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन लोगों के लिए अभी भी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे उनके सामने रहेंगे और कई जो बेसिक सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा, तमाम चीजें उनके सामने रहेंगी। और ऐसे में बीजेपी का प्रचार जो रहा, विकास को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार आधारित किया था, विकास के एजेंडे पर बीजेपी का प्रचार था और बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास और बीजेपी भरोसे, ये जो है बीजेपी का अहम प्रचार का हिस्सा था। तो ऐसे में लोगों को ये बात जरूर याद आएगी कि कैसे केंद्र सरकार ने तमाम विकास की योजनाओं को स्टेट के अलग अलग जिलों में अलग अलग जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाया है। तो ये रहा एक मुद्दा जो लोगों के सामने रहेगा, यानी विकास का मुद्दा। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने गारंटीज की बात कही है, 5 गारंटी की बात कही है, मुफ्त में बिजली जो 200 यूनिट्स मुफ्त में बिजली दी जाएगी और 1500 रुपए बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, 3000 रुपए
हर घर की महिला को दिया जाएगा जो बीपीएल फैमिली से आती है। तो ये 5 गारंटीज जो है ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम है और इसके आधार पर कांग्रेस ने अपना कैंपेन फोकस किया था जी। के दौरान प्रचार कुछ हद तक कांग्रेस को इसे रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ा, इसको दोबारा से वर्कआउट करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दमदार और धुआंधार कैंपेनिंग रहा, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर ठंडे पड़ गए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस जो नैरेटिव लेकर चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस 130 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी और तमाम कैलकुलेशंस जो कांग्रेस की थी कि वो आगे चलकर सरकार बनाने वाली है, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो कैंपेन रहा और कई केंद्रीय नेताओं का कैंपेन, देखिए कर्नाटक में ये पहली बार ऐसा रहा कि चुनाव के दौरान, स्टेट इलेक्शंस के दौरान जो कैंपेन का पूरा भाग संभाला वो केंद्रीय नेताओं ने संभाला। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कुछ हद तक मानते हैं आपस में कि कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देखने को मिला और भले ही कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री के बदलने के बाद सरकार का कोई स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल आयशा, लेकिन ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कर्नाटक एक नई राजनीतिक इबारत लिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सबको इंतजार है 10 और 13 तारीख का कि आखिर किस तरीके से कर्नाटक इस बार अपना जनादेश देता है।